सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसियोला हिपेटिका के बारे में। ये वाला पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट फर्स्ट में हमने फेसियोला हिपेटिका का क्लासिफिकेशन एंड हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में बात किया था और लाइफ साइकिल के बारे में भी थोड़ा बहुत बात किया था। ओके, इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेशियल हिपेटिका के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे जिसमें फ्लेम चलाएगी, और नर्वस सिस्टम के बारे में वो नर्व्स के बारे में बात करेंगे। सो शुरू करते हैं हम विद द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ऊपर यहाँ पे आ जाती है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि अगर इमेज हम देखें सो ये यहाँ पे वो एलिमेंट्री कैनाल जैसे आ जाती है, माउथ से वो स्टार्ट हो जाती है। माउथ से स्टार्ट होके देन आती है फेरिंग्स, गर्सनी गर्सिका ओइसो फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस आके देन यहाँ पे वो इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। वो इंटेस्टाइन वो ब्रांच्ड होती है, बाइफर्केटेड होती है, मीन्स एक इधर तरफ हो वो, एक राइट और एक लेफ्ट की तरफ हो वो जाती है। ठीक है। एंड यहाँ पे है वो ये भी है वो काइंड ऑफ ब्रांच्ड है वो रहती है, सारी पूरी बॉडी में ये फैली रहती है इंटेस्टाइन, जिसे हम इंटेस्टाइनल सिक्का बोलते हैं। हर एक जो ये ब्रांच्ड है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है सिक्का, तो ये ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है, उसको ये वो सिक्का सिक्का ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये जो ब्रांच्ड है। ओके। एंड ये जो यहाँ जहाँ से ब्रांच्ड होती है, ये जो मेन इंटेस्टाइन यहाँ पे इसको इंटेस्टाइनल लिम्फ बोल रहे हैं। ठीक है। और बीच में ये गोनोपोर और एस्टाबुलम होते हैं, जो कि इससे कांटेक्ट नहीं रखते हैं डायरेक्टली। ठीक है। एंड ये जो ओइसोफेगस या फिर वाला जो काइंड ऑफ पार्ट है, तो ये मस्कुलेचर वाला पार्ट होता है। काइंड ऑफ यहाँ पे मसल सेल्स रहती है जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवा सकती है। यहाँ पे ओरल शक्कर में भी है वो मसल्स रहते हैं जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं डिटेल में। सो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें, सो द ओरल शक्कर इनक्लोजेस ए वेंट्रल माउथ विथ लीडिंग टू इनटू ए फनल शेप्ड माउथ। तो फनल शेप्ड माउथ रहता है एंड फॉलो बाय ए राउंड मस्कुलर फेरिंग्स। तो राउंड मस्कुलर फेरिंग्स में वो ओपन होता है एंड विथ थिक वॉल। ओके। एंड स्मॉल ल्यूमन। एंड ल्यूमन वाला पार्ट है वो, क्योंकि जो पार्ट है वो छोटा ही होता है, फेरिंग्स वाला पार्ट छोटा ही होता है, क्योंकि हमने देखा फेरिंग्स एंड जो ओइसोफेगस के बाद में लार्ज पार्ट था इंटेस्टाइन का। बाकी फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस तो छोटे ही होते हैं। ओके। सो द फेरिंग्स हैज फेरिंजियल ग्लैंड्स, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होती है। एंड फेसियोला इंडिका हैज ए short musculature pharynx from which arise an oral pouches which is about half the size of the pharynx. Okay. And there is a short narrow oesophagus एंड लीडिंग इनटू इंटेस्टाइन। ओके। सो ओइसोफेगस भी है वो शॉर्ट ही रहती है, जो कि इंटेस्टाइन में ओपन होती है। एंड विच डिवाइड इज इनटू टू ब्रांच। ओके। तो टू ब्रांच में है वो डिवाइड होती है इंटेस्टाइन एंड और इंटेस्टाइनल सिक्का, जिसे हम सिक्का बोल रहे हैं। ओके। और क्रूरा इज रनिंग ऑन वन साइड टू द पोस्टीरियर एंड। ओके। तो पोस्टीरियर एंड की तरफ वो चलती जाती है एंड एंडिंग ब्लाइंडली। ओके। तो ब्लाइंडली एंड होते हैं, मतलब किसी जैसे एनस वगैरह में ओपन नहीं होते हैं। ओके। एनस वगैरह में ओपन नहीं होके ब्लाइंडली क्लोज हो जाते हैं वो। ठीक है। किसी एनस वगैरह या फिर एक्सक्रीटरी पोर वगैरह में ओपन नहीं होता है वहीं पे, इसीलिए इनको वो ब्लाइंड से बॉडी प्लान इनका देखा जाता है। सो द इंटेस्टाइनल सिक्का गिव्स आउट ए नंबर ऑफ ब्रांचिंग डाइवर्टिकुलर इन ऑर्डर टू कैरी फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि इनमें है वो सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तो फूड को स्टोर सर्कुलेट ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में है वो करने के लिए यहाँ पे इंटेस्टाइन ही है वो पूरी बॉडी में वो फैली रहती है सिक्का के रूप में। ओके। सो सिंस देयर इज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे लिख भी रखा है। सो द मीडियम डाइवर्टिकल आर शॉर्ट एंड लेटरल वन आर लॉन्ग एंड ब्रांचिंग। तो लेटरल साइड में जो फैली रहती है इंटेस्टाइन वो ज़्यादा लंबी होती है और फैली रहती है पूरी बॉडी में। सो देयर इज़ नो एनस, एनस वगैरह नहीं होता है, इसलिए इनको ब्लाइंड से एक बॉडी प्लेन बोलते हैं। ओपनिंग पोर सिर्फ एक ही होता है, जो कि माउथ होता है। सो द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल अप टू द ओइसोफेगस इज लाइंड विद द क्यूटिकल एंड सर्व एज द सबटोरियल फोरगट एंड द इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय द एंडोडर्मल कोलुमुलर epithelial cell. ओके। द सिकल एपिथेलियल हैज सिक्रेटरी ग्लैंड्स। सो हमने जो ऊपर है वो माउथ पार्ट देखा, माउथ से जो फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस वाला पार्ट था, सो वो सारा लाइंड था क्यूटिकल से, वहाँ पे कोई एंडोडर्मल लेयर नहीं थी।
एंडोडर्मल कोई एपिथेलियल लेयर नहीं थी, वो क्यूटिकल से लाइनिंग ही थी अंदर अंदर की तरफ से भी। लेकिन जब माउथ और ओइसोफेगस के बाद में जब इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई, अब इंटेस्टाइन की ये जो अंदर की जो लेयरिंग है वो एंडोडर्मल एपिथेलियम यहाँ पे एंडोडर्मल कोलुमनार एपिथेलियम सेल से वो ये लाइनिंग रहती है जो अंदर की तरफ से यहाँ पे स्टार्ट होती है। इंटेस्टाइन जब से स्टार्ट होती है तो वो वाली लेयर है वो एंडोडर्मल कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स की वो रहती है, जो कि सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स भी यहाँ पे रहती है। देन सेकंड, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन की बात करें, सो फेसियोला फीड्स ऑन बाइल एंड ब्लड एंड लिम्फ एंड सेल डिब्रीज, ओके, एंड द ओरल sucker and pharynx together consist an effective sectorial apparatus and digestion is extracellular. ओके, सो थोड़ा बहुत भी डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है एंड अकर इन इंटेस्टाइन, ओके, एंड द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्रांचिंग डाइवर्टिकुला ऑफ इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइनल जो सिक्का थे उनकी जो ब्रांचेस थी उन्हीं से वो पूरी बॉडी में है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर्कुलेशन होता है टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड, सर्कुलेशन सिस्टम वो इनमें नहीं देखा जाता है। सो दस द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन एज ए गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम का वो काम करता है। ऐसा ही कुछ है वो हमने जैसे कि रेडियल कैनाल वगैरह देखा था सिलेंडर्स में। And in fact, the digested nutrients are passed into the parenchyma and through intestinal diverticula। तो अब intestinal diverticula से वो काइंड ऑफ पेरेनकाइम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड फ्रॉम द पेरेनकाइमा दे आर डिफ्यूज इनटू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो वहाँ से अभी है वो पेरेनकाइमा से वो अलग अलग से जैसे आउटर बॉडी पार्ट्स पे है वो ट्रांसफ़र होना है वगैरह, कहीं पे भी है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो रिजर्व फूड जो स्टोरेज फूड है वो मोस्टली ग्लाइकोजन का होता है एंड फैट का भी हो सकता है। सो ग्लाइकोजन एंड फैट के रूप में है वो भोजन है वो फूड है वो स्टोर रहता है, एंड पेरेनकाइमा में है वो ये स्टोर रहते हैं फूड पार्टिकल्स। एंड हाउएवर मोनोसैकेराइड्स sugar like glucose, fructose, etc. are directly diffused into the body of the through the general body surface from the surrounding fluid of the host। तो ये जो मोनोसेक्राइड की सब्लिमेंट जैसे ग्लूकोज वगैरह, फ्रुक्टोज वगैरह, सो वो मान लो उसके सराउंडिंग में ब्लड वगैरह बाइल डक्ट के सराउंडिंग में मान लो ग्लूकोज वगैरह है तो वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ऑब्जर्व हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी सरफेस पे पोर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे एकदम माइन्यूट पोर्स होते हैं, वहाँ से ग्लूकोज वगैरह वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं, पेरेनकाइमा में आ जाते हैं, ओके। And the indigestible remains of the food, if any, are probably said to be ejected through the mouth। तो अनडाइजेस्टेड फूड है वो माउथ से वो वापस से बाहर निकाल दिया जाता है अगर होता है तो, बाकी कम अमाउंट में ही होता है क्योंकि ब्लड वगैरह पे वो डाइजेस्टेड पार्ट काइंड ऑफ फूड है वो ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, रेस्पायरेशन की बात करते हैं, रेस्पायरेशन ऑफ फेशियोला हेपेटिका। सो मोड ऑफ रेस्पायरेशन इज मोस्टली अनारोबिक, ओके, सो विदाउट ऑक्सीजन के यहाँ पे वो या फिर अनऑक्सीबायोटिक वो रेस्पायरेशन होता है। सो इनफैक्ट ग्लाइकोजन इज मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड एंड रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके। तो यहाँ पे है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और फैटी एसिड वो वगैरह का उनका डाइजेशन वगैरह होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। सो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सो हीट के फॉर्म में, और द प्रोसेस इज कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप। तो वो देखते हैं रेस्पायरेशन वो कैसे होता है। सो द ग्लाइकोजन अंडरगोज, सो यहाँ पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म हम देख रहे हैं। सो ग्लाइकोजन अंडरगोज अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस टू फॉर्म पायरुविक एसिड, ओके। सो जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज है काइंड ऑफ ग्लूकोज वो है वो अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाएगा, तो ग्लूकोज से क्या बनता है आपको सबको ही पता है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड बनता है, ओके। सो द पायरुविक एसिड इज कार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड एन एसिटाइल ग्रुप, ओके। सो एसिटाइल ग्रुप 2 कार्बन का होता है और 1 कार्बन का हो जाएगा CO2। तो 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन कितने कार्बन होता है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का क्या रहता है पायरुविक एसिड, जो कि ग्लूकोज से बना है,
ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये बना है 3 कार्बन का पायरुविक एसिड। तो ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है वो, इससे 1 कार्बन का तो CO2 निकल जाएगा और 2 कार्बन का एसिटाइल ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। तो ये है वो कुल 3 कार्बन का हिसाब रहेगा यहाँ पे। एक तो CO2 निकल जाएगा पायरुविक एसिड से, एक वो एसिटाइल ग्रुप है वो। And the acetyl group then combined with the coenzyme A and form acetyl coenzyme A. So acetyl group है वो को A के साथ में जोड़ के acetyl को A का फॉर्मेशन कर लेगा। And the acetyl enzyme A, acetyl को A is then finally condensed and reduced to form a fatty acid। तो आपको सबको ही पता है फैटी एसिड एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जब फैटी एसिड्स बनते हैं तो वहाँ पे क्या काम में आता है, एसिटाइल को ए ही तो काम में आता है, एसिटाइल को ए। और यहाँ पे वो मेलोनिक वगैरह वो एसिड्स वगैरह 2-3 कार्बन का वो 3 कार्बन का होता है और 2 कार्बन का एसिटाइल को ये मिलके 5 कार्बन का बनाता है। उसके बाद में एक CO2 रिलीज होता है, वो 4 कार्बन का बन जाता है और बाद में ऐसे 4 कार्बन का फैटी एसिड बनता है। बाद में 2 कार्बन और जुड़ते हैं, 6 कार्बन का बनता है, बाद में 2 कार्बन और जुड़ते हैं, तो वैसे 8 कार्बन का ऐसे है वो फैटी एसिड बनते जाते हैं। ओके, सो उसमें एसिटाइल को ए का नीड रहता है। तो इस प्रकार से एसिटाइल को ए के बनने के बाद में 2-2 कार्बन ऐसे जुड़कर फैटी एसिड की लंबी चेन है वो, कार्बन की लंबी चेन बनाकर फैटी एसिड बन जाता है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड दस प्रोड्यूस इज डिफ्यूज्ड आउट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस and the fatty acid are excreted through the excretory system। ओके, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा तो वो तो फ्लेम सेल्स हम आगे देखें तो फ्लेम सेल्स के थ्रू है वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है थ्रू द मेटाबॉलिज्म, तो वो जनरल बॉडी सरफेस से या वो डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाएगी। अब जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे जिसमें फ्लेम सेल आएगा तो वो बात करेंगे। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका इज कंसर्न्ड विद द एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल्स और अ फ्लेम बल्ब और प्रोटोनेफ्रिडिया, उनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हैं, कनेक्टेड विथ ए सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट। तो बहुत सारी फ्लेम सेल्स है, बहुत सारी फ्लेम सेल्स है वो ऐसे ट्यूब्स निकलेगी, वो ट्यूब्स है वो जिसमें मिलेगी वो अलग डक्ट होगी और वो दूसरी फ्लेम सेल से आई हुई ट्यूब्यूल से वो मिलेगी, तो वो ऐसे आगे जाके मिलके वो ऐसे मेन डक्ट है वो बना लेगी। तो वो खैर हम देखेंगे। सो द फ्लेम सेल के बारे में बात करें तो फ्लेम सेल्स सपोज्ड टू बी मॉडिफाइड मेसेनकाइमल सेल्स। ओके, सो मेसेनकाइमल सेल से वो मॉडिफाई होकर फ्लेम सेल्स बनती है एंड आर न्यूमेरियस इरेगुलर इन शेप एंड ब्लब लाइक बॉडीज फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेसेनकाइमा थ्रू आउट द बॉडी ऑफ फेसियोला। पूरी बॉडी में मेसेनकाइम में ये फैली रहती है फ्लेम सेल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फ्लेम सेल्स फॉलोड ए स्पेसिफिक पैटर्न रेफर्ड टू एज ए फ्लेम सेल पैटर्न। तो ये कुछ पैटर्न में है वो फैली रहती है। सो द फ्लेम सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स एज ईच हैज ए थिन इलास्टिक बॉल एंड विद pseudopodia like process and a nucleus and an intracellular cavity having a many long cilia rising from a basal granules। Okay, and in living condition the cilia vibrate like a flickering flame। okay, so जैसे लो जलती है, आग जलती है, वैसे वो cilia मूव करती रहती है, इसलिए इसको वो फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ओके, और उनसे फ्लेम सेल से वो बहुत सारी डक्ट से निकलती है। अगर फ्लेम से सेल्स की इमेज की अगर हम बात करें तो लाइक कुछ ऐसे न्यूक्लियस टाइप से वो रहता है, उसकी जो वॉल है वो थिन रहती है और उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो काइंड ऑफ ऐसे सीलियाज बहुत सारी, जैसे आग जल रही हो ऐसे ऐसे सीलियाज निकली रहती है और ये एक काइंड ऑफ वो डक्ट में ऐसे ओपन रहती है, अलग ऐसे अलग डक्ट में वो खुलती है। वो बहुत सारी डक्ट ऐसे मिलके वो ये जहाँ से ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो आते हैं, मान लो नाइट्रोजनस वेस्ट पार्टिकल्स को आगे की तरफ वो धकेलती जाती है और आगे की तरफ धकेलती जाएगी। और अब देखते हैं बहुत सारे जो डक्ट्स है वो फ्लेम सेल से जैसे डक्ट्स निकल कर है वो कैसे डक्ट्स बनती है, बहुत सारी डक्ट्स। So excretory ducts. So there is an excretory pores at the posterior end and from which arise a longitudinal excretory canal and from this arise 4 main branches। okay, so जो main duct होती है वहाँ उसके अंदर है वो 4 main branches मिलती है, 2 dorsal and 2 ventral, दो जो कि 2 dorsal की साइड से आ रही होती है और 2 ventral साइड से पीछे की साइड से और 2 आगे की साइड से। ओके, सो विच सब डिवाइडेड इंटू न्यूमेरियस स्मॉल कैपिलरीज विच एनास्टोम्स। ओके, सो जो कि वो भी उसके अंदर भी क्या बहुत सारी है वो स्मॉल कैपिलरीज है वो ओपन रहती है एंड द कैपिलरीज आर कंटिन्यू इनटू द
इंट्रासेलुलर कैविटी ऑफ फ्लेम सेल्स। ओके, सो होता क्या है, जैसे ये हमने वो फ्लेम सेल बनाई, तो वैसे ही वो हमने देखा कि पूरी बॉडी में है वो फ्लेम सेल्स ऐसे बनी रहती है। ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। सो उनसे है वो बहुत सारी, जैसे बहुत सारी है वो फ्लेम सेल्स है वो ऐसे कैपिलरीज लाइक वो रहेगी, और वो कैपिलरीज है वो किस में ओपन होगी, एक काइंड ऑफ यहाँ पे 4 रहती है, 4 मेन ब्रांचेज रहती है, यहाँ पे लिख रखा है। तो वैसे ऐसे 4 ये फ्लेम सेल्स है, फ्लेम सेल्स से ये कैपिलरीज के थ्रू जैसे ये मान लो एक ये मेन ब्रांच निकल गई, और यहाँ पे और बहुत सारी फ्लेम सेल्स होती है। ये कैपिलरीज में ओपन होती है फ्लेम सेल्स की डक्ट, और वो कैपिलरीज ऐसे मिलकर ऐसे 4 मेन काइंड ऑफ ब्रांचेज है वो बना लेती है। और इधर वेंट्रल साइड में भी है वो सेम यही चलेगा, वेंट्रल साइड में भी है वो ये कैपिलरीज वगैरह मिलकर है वो बहुत सारी फ्लेम सेल्स की कैपिलरीज वगैरह मिलकर ऐसे एक मेन ब्रांच में खुल जाती है। तो ऐसे ये एक ये गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये 4 ब्रांचेज हो गई। और ये 4 ब्रांचेज है वो एक सिंगल है वो 4 ब्रांचेज एक सिंगल है वो ऐसे मेन डक्ट में है वो ओपन हो जाती है। वो अब ये मेन डक्ट है वो पीछे की तरफ, ये नीचे की तरफ है वो ओपन हो जाती है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। अब वो वेस्ट मटेरियल जो भी होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ये है फेसियोला, जैसे कि ये फेसियोला है, तो वो फेसियोला के ऐसे पीछे की साइड में है वो ये एक्सक्रीटरी ओपन पोर है वो ओपन रहता है, ठीक है। So process of excretion, so the excretory waste generally fatty acid and ammonias are diffused from the surrounding mesenchymal into flame cells। तो वो mesenchyme में जो पड़े हैं वेस्ट पार्टिकल्स लाइक अमोनिया, तो वो अमोनिया है वो फ्लेम सेल के अंदर चला जाएगा डिफ्यूज होकर। ओके, एंड फ्लेम सेल है वो फाइनली कलेक्टेड into their intracellular cavity, and then the vibrating movement of cilia causes the flow of waste from the intracellular cavity of the flame cell into the excretory duct, and then into the main excretory canal, and finally to the excretory through excretory port। ओके, तो फ्लेम सेल है वो इसको आगे डक्ट के थ्रू तरफ है वो भेजेगा, एंड डक्ट से वो काइंड ऑफ कैपिलरीज से है वो काइंड ऑफ किधर जाएगा, मेन ब्रांचेज में, मेन ब्रांच से मेन डक्ट से, और मेन डक्ट से वो सीधा एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। सच एन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लेम सेल एंड कैनाल और डक्ट ऑफ वेरियस ऑर्डर विथ नो internal opening and leading into the excretory pore which open to the exterior is spoken of as a protonephridia। Okay, protonephridial system which is excretory, but its main function is to regulate the amount of fluid इन द एनिमल बॉडी। तो इसलिए इनको ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेंटेन करता है फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड को। ओके, तो ये कुछ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज है वो आप देख सकते हो, हमने पहले भी देखा। ओके, देन है वो नर्वस सिस्टम छोटा सा है, ये एक पेज का नर्वस सिस्टम है लास्ट। तो ए नर्व रिंग सराउंडिंग टू द ओइसोफेगस, ऊपर की तरफ वो नर्व रिंग रहती है ओइसोफेगस के चारों तरफ, एंड इट हैज़ ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। सो जहाँ पे है वो सेरिब्रल गैंग्लिया है, वो गैंग्लिया किसे बोलते हैं, बहुत सारी नर्व सेल्स है वो एक्यूमुलेट हो जाती है एक ही जगह, तो वो एक काइंड ऑफ गांठ जैसी स्ट्रक्चर है वो बना लेती है, उसको ही गैंग्लिया बोलते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को ही है वो। सो सेरिब्रल मतलब अपर हेड पार्ट की तरफ है वो, माउथ वाले पार्ट की तरफ ये गैंग्लिया बना रही है, इसलिए इनको सेरिब्रल गैंग्लिया बोल रहे हैं। एंड डोर्सोलेटरली मीन्स काइंड ऑफ थोड़ा सा लेटरल साइड में और डोर्सल साइड में ये रहता है, पीछे की साइड में। एंड ए वेंट्रल गैंग्लिया बिलो द ओइसोफेगस, वेंट्रल साइड में भी गैंग्लिया रहती है। एंड स्मॉल नर्व्स आर गिवन आउट एंटीरियरली फ्रॉम द गैंग्लिया, एंड थोड़ी सी कुछ मामूली सी जो नर्व्स है, ये देखो ये गैंग्लिया, कुछ न्यूरॉन्स ऊपर की साइड में भी आती है, बहुत ही कम। एंड तो वो कुछ है वो पोस्ट एंड given out anteriorly from the ganglia, and posteriorly 3 pair of longitudinal nerve cord arise from the ganglia, a dorsal, a lateral एंड वेंट्रल पेयर ऑफ नर्व cord। तो एक तो है वो लेटरल की साइड में, एक है वो
डोर्सल की साइड में और एक वेंट्रल की साइड में। तो इस प्रकार से 3 नर्व कॉर्ड है वो देखने को मिलती है। एंड द लेटरल नर्व कॉर्ड आर बेस्ट डेवलप एंड देन दे रन टू द पोस्टीरियर एंड। तो ये दोनों है वो लेटरल वाली है, दोनों लेटरल मतलब दाएं और बाएं साइड से ये निकल रही है ना, ये जैसे दाएं है ये बाएं साइड से निकल रही है, तो ये वेल डेवलप है वो रहती है। तो ये नर्व कॉर्ड है वो लेटरल साइड में 2 नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। एंड द तो nerve cord are connected by transverse commissure and they give out many small branches and some of which form plexus and the nerve cell are mostly bipolar। so bipolar ये रहते हैं। due to parasitic life sense organ are lost in adult fasciole। ओके सो पैरासाइटिक नेचर होने के कारण इनमें सेंस ऑर्गन है वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं रहते हैं। ओके तो यहाँ पे है वो ये आप लेटरल साइड में नर्व कॉर्ड देख रहे हो, और नर्व कॉर्ड से ये दो इधर की तरफ ये दोनों तरफ को ऐसे जोड़ने वाली काइंड ऑफ वो ब्रांचेस देख रहे हो जिसे ट्रांसवर्स नर्व सेल्स बोल रहे हैं। ट्रांसवर्स नर्व्स रहती है और लेटरल नर्व कॉर्ड रहती है और सेरिब्रल गैंग्लिया रहती है। दैट्स इट। ओके ये था इतना, हमने डाइजेशन और नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया। नेक्स्ट वाले पार्ट्स में हम वो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फेसियोला हेपेटिका, जिसमें वो बहुत सारी मूलर ग्लैंड्स मेलिस वगैरह, मूलर्स कैनाल मेलिस ग्लैंड्स वगैरह सारी आ जाएगी, टेस्टिस वगैरह जो भी जितने भी में गोनेट्स वगैरह ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव। सो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। इतने के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर देना, नोट्स के लिए। बाय बाय।